हेलो एवरीवन, मैं अमन भैया आपका लेके आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जिसका नाम है न्यूट्रिशन। बच्चों को थोड़ा डाउट होता है न्यूट्रिशन के बारे में, तो आज हम उसी चैप्टर को उसी टॉपिक को थोड़ा क्लियर करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को थोड़ा क्लियर करेंगे और इस वीडियो में आपको बस न्यूट्रिशन वाला टॉपिक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं फूड मटेरियल को और फिर इनटेक करने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं। तो न्यूट्रिशन इट इज अ प्रोसेस, the process in which we intake food material and utilize it। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं सर। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जी? न्यूट्रिएंट द सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन योर फूड। आपके फूड में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उन्हीं सब्सटेंस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फूड में क्या क्या हो सकता है? आपके फूड में फैट हो सकता है, आपके फूड में और क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, आपके फूड में और क्या हो सकता है? आपके फूड में फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस which are present in our food are called nutrients। कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं? आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें होती है न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिशन समझ में आ गया आपको? न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हमको क्या करना है? इनटेक करना है फूड पार्टिकल्स का, फूड मटेरियल का इनटेक करना है और उसको यूटिलाइज करना है फिर। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट हमने समझ लिया कि न्यूट्रिएंट जो हमारे फूड में सब्सटेंस प्रेजेंट है उन्हीं सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, उन सबको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। अच्छा, न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है हमें? वाई वी नीड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको समझो, न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है हमें? अगर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ना तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयर के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, सबके लिए किसकी जरूरत है? हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो नीड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगली स्लाइड को। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखो आप, टाइप्स टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? न्यूट्रिशन के टाइप देखो, न्यूट्रिशन मेनली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? दो तरीके में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या होता है आपका? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। वन ऑफ देम इज ऑटोट्रॉपिक and the other one is heterotrophic। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या मतलब होता है ऑटो का? सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जो सेल्फ नरिशमेंट करते हैं अपना, मतलब जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अच्छा, हेट्रो मतलब क्या होता है? ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट होता है।
ठीक है। जो नरिशमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। हेटरोट्रॉपिक कौन से होते हैं? जो नरिशमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं किसी और पे। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिज्म इनको फॉलो करते हैं उनको कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। अच्छा, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा ऑटोट्रॉपिक का? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा जी, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा। ठीक है, हम भी क्या है? हम भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आगे देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं और आगे मेरे को क्लासिफाई करना है इसको, इसलिए ठीक है। आगे देखिए, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लासिफाई कैसे कर रखा है हमने? दो टाइप में क्लासिफाई कर रखा है। इसको भी मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन सा? एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक। एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक, अब आपको टर्म पे ध्यान देना है थोड़ा। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, तो मतलब इसकी जो एनर्जी है वो लाइट ड्रिवन एनर्जी है। कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल्स। इसकी जो एनर्जी है वो केमिकल ड्रिवन एनर्जी है। मतलब फोटो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं उनको जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी की सोर्स क्या है उनके पास? लाइट एनर्जी। कीमो ऑटोट्रॉपिक में एनर्जी की सोर्स क्या है उनके पास? केमिकल्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल दोबारा से ग्रीन प्लांट हो जाएगा, ग्रीन प्लांट हो जाएगा। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सल्फर बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? सल्फर बैक्टीरिया हो जाएगा इसका एग्जांपल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है आपका दो तरीके से मेनली क्लासिफाई होता है। कौन कौन सा? एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक भी फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई है, एक क्या है आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक है आपका कीमो ऑटोट्रॉपिक। अच्छा, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं जरा, मेरे को इसको भी क्लासिफाई करना है हेटरोट्रॉपिक को। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है उसको भी हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी तीन क्लासेस में मैं क्लासिफाई कर सकता हूं। एक होता है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है सेप्रोफिटिक और एक होता है होलोजोइक। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक भी तीन तरीके का हो सकता है। कौन कौन से तीन तरीके का हो सकता है सर? एक हो सकता है पैरासिटिक, पैरासिटिक, एक हो सकता है आपका सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक हो सकता है, और एक क्या हो सकता है आपका? एक आपका हो सकता है होलोजोइक, होलोजोइक। ठीक है जी, तीन तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हेटरोट्रॉप को भी, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, होलोजोइक। अच्छा, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको बिना मारे आपकी बॉडी पे रहे। ठीक है, मतलब वो होस्ट को किल नहीं करते फिर भी होस्ट की बॉडी पे सरवाइव करते हैं। न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड किस पे रहते हैं? होस्ट की बॉडी पे, विदाउट किलिंग द होस्ट। उनको कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइट्स कहते हैं उनको। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? एग्जांपल हो सकता है इसका लीचेस। ठीक है, लाइस, जो जूहे पड़ जाते हैं, ठीक है, वो इसका एग्जांपल हो सकता है। अच्छा, सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं? सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं उनको कहते हैं सेप्रोफिटिक। ठीक है, सेप्रोफाइट्स कहते हैं उनको। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल हो सकता है इसका बैक्टीरिया, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? फंगाई। बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया हो सकता है और फंगाई हो सकता है। तो हमने पूरी क्लासिफिकेशन देख ली न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ देम इज ऑटोट्रॉपिक एंड अदर इज हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक फर्दर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, और अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, आपने अभी पढ़ा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, ठीक है। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इट्स ओन, ठीक है। प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इट्स ओन, अपना खाना खुद ही बनाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन करता है ऐसा, हमने पढ़ा था एग्जाम्पल क्या था इसका, एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अभी ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स करते हैं ऐसा, ठीक। अच्छा जी, अब ग्रीन प्लांट्स करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना किससे बनाते हैं, ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या पढ़ना है हमको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, देखिए, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which plant prepare its food by utilizing by utilizing by utilizing CO2 and water in the presence of in the presence of sunlight in the presence of sunlight and chlorophyll। समझ में आई बात। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाएगा, ठीक है। किसको यूटिलाइज करके बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके बनाएगा, वाटर को यूटिलाइज करके बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में बनाएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में बनाएगा, और किसके प्रेजेंस में बनाएगा, और बनाएगा आपका क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। ये समझ में आई बात। बढ़ते हैं आगे, देखिए। अच्छा, आगे आते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ materials required for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर परफॉर्म करना है तो हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो 4 मटेरियल चाहिए हमें। रॉ मटेरियल क्या है, इसके लिए 4 रॉ मटेरियल है, ठीक है। एक हो गया आपका CO2, दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका वाटर, तीसरा क्या हो गया आपका, तीसरा हो गया आपका सनलाइट, फोर्थ क्या हो गया आपका क्लोरोफिल। ये 4 रिक्वायरमेंट है हमारे पास के क्लोरोफिल, ये 4 रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है। ये 4 रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। और यहां से एमसीक्यू पे भी उठ किया जाता है सवाल की व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस। 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। पूछ लेंगे कौन सा नहीं है रॉ मटेरियल या कौन सा है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये आपको याद रखने। अच्छा, अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है कि CO2 कहां से आती है भाई प्लांट में, वाटर कहां से आता है भाई प्लांट में, सनलाइट कहां से आती है, क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होती है, ये बातें सीखनी है अब हमें, ठीक है। तो CO2 कहां से आती है आपको ये बताऊं। CO2 का सबसे पहले हम किसको लेके चलेंगे, CO2 को, ठीक है। प्लांट की लीफ के सरफेस पे क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। स्टोमेटा से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखिए कुछ इस तरीके से है ये, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का। ये स्टोमेटल पोर है, क्या है ये, स्टोमेटल पोर। ये क्या है, ये है जी गार्ड सेल, क्या है ये, गार्ड सेल्स है। अच्छा, अब ये स्टोमेटल पोर आपको दिख रहा है इस डायग्राम के, स्टोमेटल पोर क्या है, ओपन है, ठीक है। स्टोमेटल पोर ये ओपन भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है। जब गार्ड सेल्स में पानी अंदर जाता है, जब गार्ड सेल्स में पानी अंदर जाता है वो स्वेलअप हो जाते हैं, और स्वेलअप होने के बाद स्टोमेटल पोर को कर देते हैं क्लोज। जब गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकलता है, श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक होने की वजह से स्टोमेटल पोर को कर देते हैं ओपन। तो यहीं से क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां से क्या होती है, एक्सचेंज
एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बार बार पूछता रहता है एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होती है, तो बता देना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होती है, स्टोमेटा में से होती है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी हम कहां तक आ गए? अभी हम यहां तक आ गए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई आपकी। ठीक है, और CO2 आपको तो चल गई कहां से आई है, वाटर कहां से आता है, रूट में आप पानी देते ही हो। ठीक है, तो वही वाटर यूटिलाइज करता है प्लांट। अच्छा, उसके बाद सनलाइट कहां से आती है? सोलर एनर्जी क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहीं से सनलाइट आती है। आपने एनवायरमेंट वाले चैप्टर में, अवर एनवायरमेंट में ये पढ़ा होगा कि जितनी भी सोलर एनर्जी आती है उस सोलर एनर्जी का 1% प्लांट यूज करता है। ठीक है, उस सोलर एनर्जी का कितना यूज करेगा प्लांट? 1% यूज करेगा। ठीक, तो सोलर एनर्जी भी पता चल गई हमें। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है आपके क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को और क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को ही हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या देखते हैं? स्टेप्स ऑफ फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स देखिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। देखिए, पहला स्टेप जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या होता है? ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, जो सन से एनर्जी आ रही है, जो सन से लाइट आ रही है, उस लाइट को ट्रैप करता है प्लांट। किसके थ्रू ट्रैप करेगा? क्लोरोफिल के थ्रू करेगा ट्रैप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ट्रैपिंग ट्रैपिंग ऑफ लाइट किसके थ्रू? थ्रू क्लोरोफिल। ठीक है, तो लाइट को कौन ट्रैप करेगा? क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करेगा। ये होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरे स्टेप में क्या होगा? लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया क्लोरोफिल ने। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है हमारा? अब वो जो लाइट एनर्जी है वो फॉर्म किस फॉर्म में है एनर्जी? वो लाइट फॉर्म में एनर्जी है। उस लाइट फॉर्म की एनर्जी को कन्वर्ट करवाना है हमें केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमारा यही होता है, कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या होता है? कन्वर्जेशन कन्वर्जेशन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को मेरे को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म की एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया ये। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यहां से सवाल एक और तरीके का बनता है। ठीक है, वो सवाल भी बताऊंगा मैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है? तीसरे स्टेप में होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है तीसरे स्टेप में? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पहले आप लिख लीजिए इसको, स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या हुआ यहाँ पे? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये याद रखना है हमें। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से बनता क्या है? जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। यहीं से क्या प्रोड्यूस होती है? यहीं से प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। ठीक है, और यही वो ऑक्सीजन है जो एनवायरमेंट में जाती है, जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो यहां से एक एमसीक्यू बन जाता है। क्या बन जाता है एमसीक्यू? कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कहां से होता है, ऑक्सीजन कैसे इवॉल्व होती है, ठीक है, कहां से रिलीज होती है, किसके ब्रेकडाउन से रिलीज होती है। तो ऑप्शन दे देता है वो आपको, CO2 दे देगा, ठीक है, वाटर भी दे देगा। ठीक, आपको इसमें मार्क करना है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकलती है, याद रखना है इस बात को। कहां से निकलती है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ स्टेप देखिए फोटोसिंथेसिस का। फोर्थ स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2। किसमें रिड्यूस होगा ये रिड्यूस हो जाएगा आपका ग्लूकोज में। ठीक है, CO2 रिड्यूस किसमें हो जाएगा आपका? CO2 रिड्यूस हो जाएगा आपका ग्लूकोज में। तो ये स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है? लाइट एनर्जी आएगी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करेगी? लाइट एनर्जी आई सन से, क्लोरोफिल ने उसको क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है? अब वो जो लाइट एनर्जी आई थी वो किस फॉर्म में एनर्जी थी? लाइट फॉर्म में एनर्जी थी। ठीक है, तो उस लाइट फॉर्म की एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देंगे? केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा?
थर्ड स्टेप क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना है? अपन को स्प्लिट करना है। वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होगा तो रिलीज क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगी। थर्ड स्टेप ये हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा? रिडक्शन। ठीक है, किसका रिडक्शन? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये होता है हमारा फोर्थ स्टेप और फाइनल स्टेप। तो यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है कंप्लीट। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। आगे पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक क्या है हमारा? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन पढ़ना है। हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, ये पढ़ना है हमें। तो पहले आप ये जानिए कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पाथवे। ठीक है, उसी पाथवे के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसी पाथवे के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक पाथवे देखिए, पहले क्या होगा कि सबसे पहले हमारा फूड कहां जाएगा? माउथ में जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, माउथ में जाएगा। फिर उसके बाद कहां जाएगा? उसके बाद जाएगा जी ईसोफेगस में। कहा जाएगा? ईसोफेगस में। सही है सर। उसके बाद कहां जाएगा? ईसोफेगस के बाद, ईसोफेगस के बाद जाएगा स्टोमक में। स्टोमक में चला गया। स्टोमक के बाद कहां जाएगा? स्मॉल स्टंटाइन। स्मॉल स्टंटाइन में चला गया। उसके बाद कहां जाएगा? इंटेस्टाइन। उसके बाद कहां जाएगा जी? उसके बाद जाएगा लार्ज इंस्टेंटाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, उसके बाद कहां जाएगा? लार्ज इंस्टेंटाइन के बाद, लार्ज इंस्टेंटाइन के बाद जाएगा रेक्टम। लार्ज इंस्टेंटाइन के बाद कहां जाएगा? लार्ज इंस्टेंटाइन के बाद जाएगा रेक्टम में। ठीक है, और रेक्टम के बाद किस में जाएगा? रेक्टम के बाद एनस। ठीक है, और एनस के बाद क्या हो जाएगा? बॉडी से फीसिस बन के बाहर एक्सक्रीट कर देंगे हम इसे। ठीक है, तो ये हमारा एक पाथवे है। इसी पाथवे के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। माउथ पढ़ेंगे तो माउथ में देखिए, माउथ में और क्या क्या चीज पढ़नी है हमको। माउथ में और क्या क्या चीजें पढ़नी है मेरे को? माउथ में मेरे को क्या पढ़ना है? माउथ में सर मेरे को टीथ के बारे में पढ़ना है। माउथ में मेरे को टीथ के बारे में पढ़ना है। माउथ में मेरे को टंग के बारे में भी पढ़ना है सर। टंग के बारे में भी पढ़ना है। माउथ में मेरे को सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है सर। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, इतनी चीजें माउथ में मेरे को पढ़नी है। ठीक है, अभी माउथ में पढ़ते हैं, माउथ में चलते हैं आगे और माउथ में पढ़ते हैं टीथ के बारे में, माउथ में पढ़ते हैं टंग के बारे में, माउथ में पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं माउथ को। तो माउथ में क्या क्या होता है? माउथ में देखिए भाई, माउथ में सबसे पहले पढ़ना है आपको टीथ के बारे में। टीथ के बारे में आपके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है जी? टीथ के बारे में आपको आपके सिलेबस में एक तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। इनेमल से क्वेश्चन आता है उसमें, आउट है उसका क्वेश्चन। स्ट्रक्चर से आएगा टीथ के तो ज्यादातर इनेमल क्राउन पे से आता है बस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में देखिए, कुछ इनेमल बता दे रहा हूं मैं अभी आपको कि टीथ आपका कुछ इस तरीके का होता है। टीथ क्या होता है हमारा? कुछ इस तरीके का। ठीक है, टीथ के ऊपर क्या होती है फिर? टीथ के ऊपर एक लेयर होती है। टीथ के ऊपर क्या है? एक लेयर है जो हमारे टीथ को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। ये वाली लेयर। टीथ के ऊपर क्या है? ये एक लेयर है। ठीक है, ये एक लेयर है। अच्छा जी, और देखिए आगे, टीथ के ऊपर एक लेयर है। ठीक है, इस लेयर का नाम क्या है? मान लो इनेमल है इसका नाम। ठीक है, ये लेयर क्या है? इनेमल है। ठीक है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको टीथ का, इसको कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन। ये वाला जो रीजन दिख रहा है इसको कहते हैं नेक। नेक कहते हैं इसको। इस वाले रीजन को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। इतना आपको टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? एनिमल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो एक अपर लेयर है टीथ के ऊपर, ठीक है, एनिमल। और उसके बाद क्या पता होना चाहिए आपको? क्राउन क्या होता है वो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। नेक क्या होता है वो पता होना चाहिए। रूट क्या होता है वो पता होना चाहिए। अच्छा, और देखिए, इसको मैं रब कर देता हूँ, स्पेस घेरेगा। आगे देखिए, और क्या पता होना चाहिए टीथ के बारे में हमें? बहुत ज्यादा चीजें नहीं जाननी है हमें। और क्या पता होना चाहिए टीथ के बारे में हमें? और हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स टाइप्स ऑफ टीथ। कितने तरीके के होते हैं टीथ? टीथ होते हैं हमारे चार तरीके के। एक होते हैं इंसीजर, एक होते हैं कैनाइन,
एक होते हैं प्रीमोलर, एक होते हैं मोलर। ठीक, कितने तरीके के टीथ होते हैं? एक होते हैं जी इंसीजर, एक होते हैं कैनाइन, एक होते हैं प्रीमोलर, एक होते हैं मोलर। चार तरीके के टीथ होते हैं हमारे पास, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रीमोलर पी एम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, टाइप ऑफ टीथ पता होना चाहिए। उसके बाद क्या पता होना चाहिए? उसके बाद पता होना चाहिए हमें डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला क्या है? डेंटल फॉर्मूला क्या है? डेंटल फॉर्मूला इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। किसकी रिप्रेजेंटेशन है? आपके एक जॉ का हाफ। ठीक है, एक जॉ में जितने भी दांत है, अपर जॉ ले लो या लोअर जॉ ले लो, उसका आधा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हाफ रिप्रेजेंटेशन है एक जॉ का। एक जॉ का, एक जॉ में जितने भी दांत है उसका हाफ रिप्रेजेंटेशन है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, होता क्या है डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला होता है आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर अपॉन इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, अडल्ट्स का डेंटल फॉर्मूला आपको रट लेना है बिल्कुल। अडल्ट्स का डेंटल फॉर्मूला क्या और निकल के आता है? अडल्ट्स का डेंटल फॉर्मूला होता है 21-23 अपॉन 21-23, याद रख लेना है। अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला याद रख लेना है 21-23 अपॉन 21-23, 21-23 अपॉन 21-23। ये अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टीथ, टीथ के बारे में हमें बस इतना ही पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा टीथ के बारे में जानने की आपको जरूरत नहीं है। डेंटल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नेक होती है पता होना चाहिए, क्राउन होता है पता होना चाहिए, रूट होती है पता होना चाहिए, इनेमल लेयर होती है पता होना चाहिए, टाइप ऑफ टीथ कितने होते हैं, इंसिजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं। ये चारों टाइप ऑफ टीथ पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा हमें टीथ के बारे में जानकारी नहीं लेनी है। उसके बाद आते हैं टंग। टंग में आपको बहुत कम ही जानना है। ठीक है, टंग में जो सवाल आता है वो आता है फंक्शन पे, कि टंग का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग। टंग का काम क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, टंग क्या करती है? फूड मटेरियल को मिक्स करती है सलाइवा के साथ। जो सलाइवा होता है हमारे माउथ में, सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, उस सलाइवा को मिक्स करती है किसके साथ? फूड के साथ। ठीक है, और सोलोइंग में भी हेल्प करती है। जब हम खाने को सटकते हैं, सोलिंग करते हैं, सोलिंग करने में भी हेल्प कौन करती है? टंग हेल्प करती है, लास्ट में पुश देती है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टंग याद रखने हैं आपको। क्या क्या फंक्शन है इसके? मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ फूड मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ फूड मटेरियल विद सलाइवा, विद सलाइवा, सलाइवा के साथ फूड मटेरियल का मिक्स करने का काम। ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन, हेल्प इन swallowing, swallowing ऑफ फूड, फूड के swallowing में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये काम हो गए हमारे इसके। अच्छे, यहीं पे देख ले रहे हैं हम सलाइवा के, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको? सलाइवरी ग्लैंड का सीक्रेशन पता होना चाहिए कि सलाइवरी ग्लैंड से क्या चीज सीक्रेट होती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा को सीक्रेट करती है। ठीक है, उसमें एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी? सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज करती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज करती है। माउथ के बारे में हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में पता क्या होना चाहिए? उसके बारे में पढ़ते हैं हम ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस के बारे में, ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस क्या है? इस पे से एक क्वेश्चन आता है ईसोफेगस से बार बार, कि क्या ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होता है? तो आपको याद रखना है ईसोफेगस में किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो काम क्या करता है ईसोफेगस? ईसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू खाना क्या माउथ से कहां ट्रेवल करता है? माउथ से ट्रेवल करता है स्टोमक में। बस इसका काम क्या है? माउथ से स्टोमक में खाने को पहुंचाना। ठीक है, इसमें से एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है? मान लो ये ईसोफेगस है, ये एक पाइप है जो क्या है? ईसोफेगस है। ठीक है, अच्छा, अब मान लो ये कोई फूड पार्टिकल है। ठीक है, ईसोफेगस का पाइप है, ये कोई फूड पार्टिकल है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये फूड पार्टिकल आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे पीछे का पार्ट ये क्लोज होता जाता है,
ठीक है, पीछे का पार्ट क्लोज होता जाता है। पीछे का पार्ट क्लोज होगा तो नीचे की तरफ प्रेशर लगता है। पीछे का पार्ट जैसे कोई पाइप है, पाइप में आपने कोई पार्टिकल डाला, आप पीछे से उसे दबा रहे हो पाइप को, तो वो पार्टिकल क्या करता है, वो पार्टिकल आगे की तरफ जाता है, क्योंकि पीछे से क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। एक फोर्स लगती है तो वो पार्टिकल आगे की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आगे की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे ही कर करके, ऐसे ही कर करके ये फूड पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे ही कर करके ये फूड पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करता जाएगा। फूड पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करता जाएगा। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, आगे आ जाएगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा दोबारा। इसी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें क्या करता है, फूड पाइप या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, फूड पार्टिकल क्या करेगा, आगे की तरफ मूव होता जाएगा, फूड पार्टिकल आगे की तरफ मूव होता जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो ईसोफेगस में आपको दो ही चीजें याद रखनी है, कोई भी डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता है। व्हाट इज पेरिस्टालसिस, ये याद रखना है। दो ही चीजें ईसोफेगस से पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ईसोफेगस के बाद आते हैं स्टमक में। ईसोफेगस के बाद क्या आते हैं, स्टमक। ईसोफेगस के बाद आते हैं स्टोमच में। अच्छा, स्टोमक क्या है, स्टोमक एक जे शेप ऑर्गन है। स्टोमक क्या है, स्टोमक एक जे शेप ऑर्गन है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जे शेप ऑर्गन है। अच्छा, और क्या है जी स्टोमक में, और क्या है, देखिए ये क्या है स्टोमक की, ये है स्टोमक की गैस्ट्रिक वॉल। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, गैस्ट्रिक वॉल। ठीक है, गैस्ट्रिक वॉल। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद देखिए और क्या है स्टमक में, और क्या है, और इसमें ऐसे कर करके विलियाई हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, छोटे छोटे, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, इनको कहते हैं विलियास। अच्छा जी, और क्या है, और देखिए ये जो वॉल है ना, गैस्ट्रिक वॉल, गैस्ट्रिक वॉल में ही क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक वॉल में। गैस्ट्रिक वॉल में ही क्या है, मान लो ये वॉल है तो इसी में क्या है, गैस्ट्रिक, इसी में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है जी, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसी में प्रेजेंट है। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड का सीक्रेशन क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है क्या क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या निकलेगा, देखो क्या क्या निकलेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, एक निकलता है एचसीएल, एक निकलता है म्यूकस, एक निकलता है पेप्सिन, और एक निकलता है रेनिन। ये चार चीजें निकलती हैं किससे, ये चार चीजें निकलती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, क्या क्या निकलता है, एचसीएल निकलता है, म्यूकस निकलता है, रेनिन निकलता है, पेप्सिन निकलता है। एचसीएल का काम क्या है, एचसीएल का काम है एसिडिक मीडियम बनाना, एसिडिक मीडियम बनाना, किसमें, पेट में। एसिडिक मीडियम बनेगा तभी पेप्सिन कन्वर्ट होगा पेप्सिनोजिन में। अभी ये पेप्सिन क्या है, अभी ये पेप्सिन जो है आपका, ये पेप्सिन इनएक्टिव, इनएक्टिव है। ठीक है, इनएक्टिव है अभी ये। इसको एक्टिव अगर मेरे को करना है तो मेरे को एचसीएल लेके आना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम में ही काम करता है ये। तो क्या बन जाएगा, ये पेप्सिनोजिन बन जाएगा। पेप्सिनोजिन क्या है, एक एक्टिव है, एक्टिव कंपाउंड है। अब ये डाइजेशन करेगा प्रोटीन का। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर एक्टिव कंपाउंड बनाना है तो एचसीएल जरूरी है। एचसीएल क्या करेगा, एचसीएल पेट के मीडियम को क्या करेगा, एसिडिक बनाएगा, पेट के मीडियम को एसिडिक बनाएगा। तो ये इसका काम है एक। और दूसरा काम क्या है इसका, किल करेगा, किल फॉरेन पार्टिकल जो हमारे फूड के साथ एंटर हो गए थे, जो फूड के साथ पार्टिकल कोई एंटर हो जाता है उनको किल करने का भी काम करता है। अच्छा, अब जब ये एचसीएल किल करने का काम करता है और एचसीएल का पीएच इतना कम होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसका पीएच इतना कम है, हाथ पे डाल दिया हड्डी दिखेगी बस, पूरी स्किन गायब हो जाएगी, इतना खतरनाक एसिड है। अच्छा, फिर सर ये वॉल क्यों नहीं जल रही है, ये वॉल क्या लोहे की बनी है, ये क्यों नहीं जल रही, ये वॉल इसलिए नहीं जल रही क्योंकि एक और कंपाउंड निकल रहा है, देखो इसका नाम है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस रिलीज होता है यहाँ पे, और म्यूकस से क्या होती है, ये वॉल्स प्रोटेक्ट होती हैं, ये वॉल प्रोटेक्ट होती है म्यूकस से। ठीक है, एचसीएल का काम समझ में आ गया, म्यूकस का काम समझ में आ गया। अगला समझिए पेप्सिन। पेप्सिन का काम आपको पता है, पेप्सिन कन्वर्ट करेगी प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्सिन नहीं पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्सिनोजिन कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को पेप्टोन में, ये पता है हमें। रेनिन, रेनिन का काम, रेनिन का काम देखिए, रेनिन क्या, रेनिन एक्टिव होती है पहली बात तो इन्फेंट्स में।
मतलब उन बच्चों में एक्टिव होती है जो दूध पीते हैं बच्चे। रेनिन क्या करती है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगी। पेप्सिनोजन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, रेनिन करती है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट। ठीक है, तो रेनिन का काम क्या है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। यहां चारों चीजों का समझ चुके, स्टमक समझ चुके, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन समझ चुके। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं अगला पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या निकलेगा जी, पैनक्रियाटिक जूसेस में देखिए ट्रिप्सिन निकलेगा। ठीक है, और क्या निकलेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, किसको करेगा, प्रोटीन को। और क्या निकलेगा ट्रिप्सिन के अलावा, और ट्रिप्सिन के अलावा निकलेगा आपका अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, और क्या निकलेगा जी, और निकलेगा आपका लाइपेस, लाइपेस किसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, फैट को। ठीक है, अच्छा फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि फैट को अगर डाइजेस्ट करना है तो लीवर से क्या प्रोड्यूस होता है, बाइल प्रोड्यूस होता है। स्टोर कहाँ होता है, बाइल जूस। ठीक है, बाइल प्रोड्यूस होगा, बाइल स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। बाइल का काम क्या है, फैट का जो मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, अब इसको डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो बाइल क्या करेगा, बाइल इसको करेगा ब्रेक डाउन छोटे छोटे पीसेस में। बाइल क्या करेगा, इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें फैट मॉलिक्यूल का, फैट का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल इमल्सिफाइड हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फिर जब छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है फैट, फैट के पार्टिकल्स है मान लो ये, तो यहाँ पे क्या करेगा, लाइपेस कन्वर्ट करेगा इसको। लाइपेस किस में कन्वर्ट करेगा इसको, लाइपेस कन्वर्ट करेगा फैट के पार्टिकल को फैटी एसिड्स में। किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लाइपेस किस मीडियम में काम करता है, बेसिक मीडियम में, ये याद रखना है। लाइपेस किस मीडियम में काम करेगा, बेसिक मीडियम में। लाइपेस किस मीडियम में काम करेगा, बेसिक मीडियम में, याद रखना है। ठीक है, माउथ का डाइजेशन पढ़ लिया। माउथ में क्या होता है, माउथ में सलाइवरी एमाइलेज निकलेगी। सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगी, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगी, माल्टोस में कन्वर्ट करेगी। अच्छा, पेट में क्या होगा, फिर पेट में क्या होगा, पेट में निकलेगा HCl, रेनिन, पेप्सिन, म्यूकस। ठीक है, अब जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट होगी पेप्सिनोजिन में, किसके थ्रू, HCl के थ्रू। ठीक है, तो पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट होगी। वो पेप्सिनोजिन क्या करेगी, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करेगी, प्रोटीन भी डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट। ठीक है, जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स है वो यहाँ डाइजेस्ट होगा ट्रिप्सिन में, क्योंकि माउथ में जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो 80% होता है, बचा हुआ 20% यहाँ आके डाइजेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फैट की बात आती है। फैट कैसे डाइजेस्ट कर लिया हमने, फैट डाइजेस्ट कर लिया हमने लाइपेस से। ठीक है, पहले फैट को इमल्सिफाई करवाया, इमल्सिफाई करवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद उसको लाइपेस से हमने डाइजेस्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइजेशन का पार्ट पूरा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, डाइजेशन के बाद क्या होता है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां से दो क्वेश्चन बहुत जरूर आते हैं। ठीक है, कि डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखना है। कंप्लीट डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, याद रखना है। एब्जॉर्प्शन का होता है कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम यह है कि जो अभी डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन होने के बाद वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पूरा। ठीक है, और वो एब्जॉर्ब, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करती है, और रीएब्जॉर्ब करके फीसेस को कन्वर्ट करती है सेमी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या करती है, रीएब्जॉर्ब वाटर, रीएब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब करती है किसको, वाटर को, वाटर को रीएब्जॉर्ब करती है ये। ठीक है, कौन, लार्ज इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन क्या करेगी, रीएब्जॉर्प्शन करेगी वाटर का। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब देखिए ये कुछ इस तरीके के, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेक्टम।
क्या कहते हैं इसको? रेक्टम। रेक्टम क्या है? रेक्टम वो पोर्शन है जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? स्टोर होता है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? स्टोर होता है। फीसेस स्टोर होते हैं किसमें? रेक्टम में। फीसेस कहाँ स्टोर होंगे? रेक्टम में। अब ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है एनस। एनस से फीसेस क्या हो जाएंगे? एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट। ठीक है, न्यूट्रिशन होता है हमारा एंड। न्यूट्रिशन एंड होने के बाद अगला प्रोसेस हम अगली क्लास में देखेंगे। अगला प्रोसेस हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैंने पीवाईक्यू की क्लासेस भी डाली हुई है, जाके उनको भी देखें। थैंक यू।